हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस, जिसको हम शॉर्ट में ज्यूरिस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसे विधि शास्त्र। विधि का शास्त्र यानी विधि का विज्ञान। ठीक है, अब देखते हैं हम इसे। आज मैं आपको करा रहा हूं LLB फर्स्ट ईयर, सैम सेकंड और LLV फर्स्ट ईयर वालों के लिए। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, आप किसी भी सेमेस्टर से हो, अगर आपके यहाँ पर विधि शास्त्र लगा हुआ है आपके सेमेस्टर या ईयर वाइज, तो आपके लिए भी यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ, अब से पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, आपके यूट्यूब चैनल पर राज्य से रिलेटेड 2 क्वेश्चन डाल चुका हूँ। राज्य की परिभाषा तथा राज्य के आवश्यक तत्व, तथा राज्य की परिभाषा तथा राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत। आज मैं आपको तीसरा पॉइंट कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो राज्य से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैं इस राज्य वाले क्वेश्चन के मैं 3-4 जो क्वेश्चन जो बनते हैं, टाइप्स जो बनते हैं, मैं उसको अलग अलग प्रकार से करा रहा हूँ। आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। ज़्यादा बात ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न के बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न हमारा इस प्रकार है, देखिए। राज्य की परिभाषा, जो मैं आपको बता रहा हूं वो अब हमें करना है। राज्य की परिभाषा दीजिए। राज्य के विभिन्न प्रकार, राज्य के विभिन्न प्रकार, राज्य की परिभाषा, राज्य के विभिन्न प्रकार बताइए। हमको क्या करना है, अब से ऑलरेडी मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर पहली जो वीडियो है उसमें डाल चुका हूँ। यहाँ से लेके हमें यहाँ तक अपना सेट करना है। ठीक है, इसी वाले प्रश्न में राज्य की परिभाषा हमको ये ले लेना है जो हाईलाइटर हुआ दिख रहा है आपको, और राज्य के विभिन्न प्रकार, उसके लिए मैं अब यहाँ से आपको वीडियो करा रहा हूँ। ठीक है, राज्य के विभिन्न प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है राज्य के प्रकार। अरस्तु के अनुसार राज्य निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। राज्य कितने प्रकार के होते हैं? राज्य 3 प्रकार के होते हैं। राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा लोकतंत्र। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र 3 प्रकार के राज्य होते हैं। अब हमें इनको सॉल्व करना है और इनको देखना है। फर्स्ट है हमारा, हमें यहाँ पे ये वाला जो है अपनी हेडिंग अपने एग्जाम में वहाँ पे लिखनी है ऐसे ही, और हमें ये फिर ये ले लेना है पॉइंट, राजतंत्र। अब इस राजतंत्र को हम रीड करते हैं। राजतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें राज्य सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है और जीवन पर्यंत उसी के पास रहती है। देखो, राजतंत्र का मतलब है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा के बेटे का बेटा राजा बनेगा, यानी कि ये चैन पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती है। यहाँ पर एक ही व्यक्ति का परिवार राजा की गद्दी पर बैठता रहता है। इसको कहते हैं वंशानुगत यानी राजतंत्र, यानी राजा का बेटा ही राजा होगा, चाहे कोई कितना ही योग्य व्यक्ति क्यों ना हो, राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। चाहे राजा का बेटा कितना अयोग्य क्यों ना हो, वो राजा का बेटा है तो राजगद्दी पर बैठेगा ही। इसको कहते हैं राजतंत्र। अब आप इस बात को समझ चुके होंगे, इसके आधार पर हम थ्योरी जब पढ़ेंगे तो आप इससे कनेक्ट हो जाओगे। राजतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें राज्य सत्ता एक ही व्यक्ति में होती है और जीवन पर्यंत वह उसी के पास रहती है। यह सत्ता वंशानुगत और निर्वाचन पद्धति द्वारा भी हो सकती है, यानी कि निर्वाचन के द्वारा। जैसे सपोज करो राजा के 3 या 4 पुत्र हैं, यानी राजा के 1 से अधिक पुत्र हैं। 1 से अधिक पुत्र होने पर उनका निर्वाचन हो सकता है, लेकिन बनेगा राजा का पुत्र ही राजा, चाहे वो छोटा बने, बड़ा बने या बीच का बने, या किसी दूसरी रानी का पुत्र बने, यानी होगा राजा का ही पुत्र। यानी प्रथा जो है वंशानुगति रहेगी, चाहे वो निर्वाचन के आधार पर। निर्वाचन किसका होगा? यानी जो उसमें से पसंद करा जाएगा उसकी योग्यता के अनुसार, होगा वो राजा का ही पुत्र, होगा वंशानुगत। राजतंत्र असीमित यानी निरंकुश और सीमित भी हो सकता है। निरंकुश राजतंत्र में राज्य के पास पूर्ण राजनीतिक अधिकार होते हैं, किंतु सीमित राजतंत्र में
राजा केवल नाम मात्र का राज्य प्रमुख होता है। वह समय के साथ जब इस प्रकार के शासक के राजनीतिक गुण समाप्त हो जाते हैं तब वह तानाशाही स्थापित हो जाती है। यानी कि वो राजा निरंकुश हो या तानाशाही हो, हमें उसके शासन में रहना ही होगा और उसकी बातों को मानना ही होगा। सर्वोपरि होता है राजा का पुत्र, और जो वंशानुगत चला रहा है राजतंत्र, हमें उन्हीं की बातों को मानना अनिवार्य है। इस व्यवस्था में शासक एक ही व्यक्ति होता है, परंतु प्रजा उसकी आज्ञा का पालन उसके गुणों के कारण नहीं करती, बल्कि उसकी शक्ति के भय के कारण से करती है। यानी राजा का पुत्र राजा बना है, उसके पास क्या शक्ति है कि वो राजा का पुत्र है, राजा का पुत्र है और प्लस वो निरंकुश है। यानी निरंकुश का मतलब उसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है और वो अत्याचार करता है, उसने डर इतना पैदा कर रखा है, अपनी बातों को मनवाता है जबरदस्ती। तो राजा का पुत्र राजा हुआ और दूसरा उसके अंदर इतनी निष्ठुरता है, इतना निरंकुश है, अपनी ताकत और बल के आधार पर वो जनता में भय पैदा कर कर अपने कानून को मनवाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया राजतंत्र। इसमें ज़्यादा और कुछ समझने की कोई बात नहीं है, हमें 3 से 4 लाइन वहाँ पर लिखनी होती हैं, ज़्यादा बड़ा हमें एक्सप्लेन वहाँ पे करना नहीं होता है, क्योंकि हम अपने 20 और 25 मिनट का भी ध्यान रखना होता है। बस इतना ही है, राजा का पुत्र राजा होगा, और चाहे वो निरंकुश हो या ठीक हो या ना हो, लेकिन वो अपनी शक्ति के दम पर राज्य को चला सकता है और उसकी बातों को मानना अनिवार्य होगा। अगर उसकी बातों को नहीं माना जाएगा तो दंड दिया जाएगा और कठोरता से फिर राजा दंड को लागू किया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही वहां पे हमें लिखना है। आगे चलते हैं, कुलीन तंत्र। ये है दूसरे नंबर का पॉइंट, कुलीन तंत्र। इस शासन प्रणाली में राजसत्ता प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हाथों में होती है, जो राजनीतिक गुणों से संपन्न होते हैं, इसलिए जनता इन व्यक्तियों की आज्ञा का पालन करती है। कुलीन तंत्र यानी कि अब पहले था राजतंत्र, अब है कुलीन तंत्र। इसमें क्या है, जो सत्ता होती है शिक्षित और ईमानदार और गुणों से भरपूर राजा यानी व्यक्ति के हाथों में होती है, जिनकी आज्ञा का पालन जनता करती है, नगर की जनता करती है, उनके राज्य की जनता करती है। वो इस प्रकार का व्यक्ति होते हैं कि वो जनता का मन मोह लेते हैं, इतना प्यार देते हैं जनता को, अगर वो जो कार्य कराना चाहे वो उनसे करा सकता है, अपनी आज्ञा का पालन करा सकता है, इतने अच्छे होते हैं। ये होता है कुलीन तंत्र। आगे चलते हैं, उपरोक्त कुछ व्यक्तियों के शासन में जब राजनीतिक गुणों की कमी होने लगती है तो वह विकृत रूप धारण कर लेता है, जिसे अल्पतंत्र शासन कहते हैं। यानी कि एक बात और कही गई है कि अगर कभी कोई व्यक्ति है कुलीन तंत्र में शासन गद्दी पर बैठा है और बहुत अच्छा व्यक्ति है और उसके अंदर इतनी योग्यताएं हैं कि जनता उससे खुश है और उसकी आज्ञा का पालन करती है, लेकिन यहाँ पर एक बात और बोली है, कुछ व्यक्तियों के शासन में जब राजनीतिक गुणों की कमी होने लगती है, यानी जब कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठ जाता है और उसमें राजनीतिक गुणों की कमी होने लगती है, या उनकी जो सोच है वो छोटी होने लगती है, या वो कठोर होने लगते हैं, निरंकुश होने लगते हैं, तब वो विकृत रूप यानी कठोर रूप धारण कर लेते हैं, वो जनता को त्राहिमाम यानी परेशान करने लगते हैं, उसको कहते हैं अल्पतंत्र शासन। ठीक है, आगे चलते हैं। 3rd नंबर का हमारा पॉइंट है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है, जो हमारा राजा होता है, जो हमारा जो अधिकारी होता है, जो हमारी सरकार होती है, हम जनता के द्वारा चुनकर लाते हैं। ब्राइस के मतानुसार यह ऐसा शासन होता है जिसमें शासन अधिकारी जन समुदाय में निहित होता है, इस कारण से इसे बहुमत का शासन भी कहते हैं। एब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी, इसे जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन बताया है। जब लोकतंत्र में अराजकता फैल जाती है तो उसके विकृत रूप को भी भीड़ तंत्र कहते हैं। यानी कि इसमें एक बात कही गई है कि इस लोकतंत्र में क्या होता है, जो राजा अधिकारी होता है, जो जिसकी बातों को जनता मानती है, उसे अपनी बहुमत द्वारा, अपनी वोट के द्वारा, अपनी पसंद के द्वारा उसे गद्दी पर बैठाती है। अगर वो राजा निरंकुश होता है तो भीड़ उसके प्रति विद्रोह करने लगती है और उसे उसकी गद्दी से हटा देती है। ठीक है, ये है लोकतंत्र।
आगे चलते हैं। देखो, हमें अपने क्वेश्चन की लिमिट को देखते हुए हमें एक्सप्लेन करना है, भावनाओं में मत बह जाना। कभी कभार क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम करने लगते हैं, कोई क्वेश्चन इतना अच्छा आता है कि वो हम पे 100/100% आ रहा होता है, और जब हम उसे करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ पे चले गए। 2, 3, 4, 5, यानी हम चाहें तो उसमें 10 पेज भी लिख सकते हैं, इतना अच्छी तरह से आता है हमें। कोई क्वेश्चन ऐसा है कि हम किसी में 1 पेज भी लिखना दुश्वार हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है। तो हमें भावनाओं में नहीं बहना है, अपना 20 एंड 25 मिनट का ध्यान रखना है, इसी में हमें अपना पूरा खेल करना है। ठीक है, 20 और 25 मिनट में A1 लॉन्ग क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। हमें ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम उसे करते रहें, हम 40-45 मिनट यानी 1 घंटा दे दिया। कोई क्वेश्चन ऐसा है उसको हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, जो हमारा वीक है, पॉइंट है, उसको हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, जिसको अच्छा आता है उसको ज़्यादा देते हैं। अगर जो हमारा अच्छा प्रश्न है उसके 2 या 3 पेजेस बहुत फास्ट करो। जो क्वेश्चन हमको बहुत बेहतरीन तरीके से आता है, 2 या 3 पेजेस का बहुत फास्ट करो, वेरी फास्ट करके उसको हटा दो। और जो हमारा वीक है, इसकी जो हमने फास्ट में जो मिनट बचाई हैं उस वीक वाले को दो। ठीक है ना, क्या होगा, हम उसमें 1 या 1.5 पेज का तो आता ही है, थोड़ा और समझ के, थोड़ा हमने ध्यान लगा के कि हमने इसमें क्या पढ़ा था, इसमें हमने ऐसे कुछ और हो सकता है, उसमें अपना टाइम दे दीजिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं, समझाना काफ़ी हो चुका है। अब राज्यों का आधुनिकीकरण यानी वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण। राज्यों का जो है आधुनिक वर्गीकरण कैसे हुआ, क्या होता है, उनको हम समझते हैं। राज्यों का आधुनिक वर्गीकरण। राज्यों के आधुनिक वर्गीकरण के अंतर्गत राज्य निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इस वाली लाइन को हमें अपने एग्जाम में लिखना है। ठीक है, और हमें क्या लिखना है, स्वाधीन। सबसे पहले हमारी स्वाधीन का मतलब है यानी कोई राज्य। देखो, आज एक बार मैं फिर बता रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हम राज्य का मतलब राष्ट्र यानी देश से होता है। राज्य हम देश को ही बोलते हैं। जब कोई देश किसी के अंडर में नहीं होता है, वो किसी का गुलाम नहीं होता है, वो संप्रभुता होता है, उसके अंदर सारी शक्ति होती है, वो अपनी बाहरी रक्षा भी कर सकता है और आंतरिक रक्षा भी स्वयं कर सकता है, वो किसी का गुलाम नहीं होता है, वो होता है स्वाधीन राज्य। अब हम इसे पढ़ते हैं, रीड करते हैं और समझते हैं। स्वाधीन राज्य वे राज्य होते हैं जो किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होते हैं। ऐसे राज्यों को आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में संप्रभुता प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत इस प्रकार के स्वाधीन राज्यों को प्रभुता संपन्न राज्य कहा जाता है। आप अगर इसे याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, अगर वैसे थ्योरी लिखना चाहो तो थ्योरी लिख सकते हो। वो राज्य, वे राज्य, ऐसे राज्य जो किसी अन्य राज्य के अंडर में नहीं होते हैं या किसी अन्य राज्य के गुलाम नहीं होते हैं, वो अपनी बाहरी और आंतरिक सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं और उनके अंदर इतनी शक्ति और इतनी पावर होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने आप को साबित कर सकते हैं और अपने राज्य की स्वयं रक्षा कर सकते हैं। उनको कहते हैं संप्रभु संपन्न राज्य या संप्रभुता संपन्न राज्य। ठीक है, संप्रभु संपन्न राज्य भी कह सकते हैं, संप्रभु सत्ता संपन्न राज्य भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेते हैं, पराधीन राज्य। पराधीन राज्य वह राज्य होता है जिसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। इस प्रकार का राज्य किसी अन्य राज्य के अधीन होता है तथा अपने स्वामी राज्य की नीति का पालन करता है। पराधीन राज्य को अन्य देशों से संबंधित स्थापित करने की सीमित अधिकार होते हैं। ये अधिकार स्वामी राज्य तथा अन्य राज्यों के बीच हुई संधियों पर आधारित होते हैं। देखो, इस बात को आप ध्यान कर लेना, पराधीन राज्य। ये मैं हाइलाइटर इसलिए नहीं चला रहा हूँ कि आप सेम टू सेम कॉपी टू कॉपी कर लो, मैं इसलिए समझा रहा हूँ
कि इसमें हमें सिर्फ इतना ही रीड करना है, इससे ज़्यादा रीड नहीं करना है, इसमें ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। पराधीन राज्य का मतलब है, पराधीन राज्य वो राज्य होते हैं जो किसी के गुलाम होते हैं या किसी के अंडर में कार्य कर रहे होते हैं। वो क्या है, जैसे हम जिस प्रकार मजदूर ठेकेदार के अंडर में काम करता है, उसी प्रकार पराधीन राज्य किसी अन्य राज्य के अंडर में रहता है। वो अब उसके सीमित अधिकार होते हैं, वो सीमित राज्यों से व्यापार कर सकता है, सीमित लोगों से मिलजुल सकता है। लोगों का मतलब राज्यों से, ठीक है ना। व्यक्ति भी बोलते हैं राज्य को, ठीक है ना, राज्य को हम व्यक्ति भी बोल सकते हैं। व्यक्ति का संबंध पूरे देश से है, ठीक है ना। ऐसे राज्य जो किसी अन्य राज्य के अधीन होते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनके अनुसार ही अपना राज्य का शासन प्रशासन चलाते हैं, और उनको सीमित साधन, सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं, और उन्हीं के आधार पर वो अपने देश का अपना जीवन यापन करते हैं। और जो उनको अधिकार और जो संधियां हैं, वो उनके जो अधिकारी राज्य होते हैं उनके पराधीन होते हैं, उनके कहने पर, उनकी पूछताछ के बाद ही आगे को कोई कार्य करते हैं। पराधीन राज्य यानी गुलाम देश, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, लॉ के स्टूडेंट हो, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी ही लैंग्वेज में इसे 3 या 4 लाइन में, हमें ज़्यादा नहीं, 3 या 4 लाइन में ही कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक होता है एकात्मक राज्य। एकात्मक राज्य, एकात्मक राज्य वह राज्य होता है जिसमें सभी व्यवस्थापकीय शक्ति केंद्रीय सत्ता के अधीन रहती हैं। एकात्मक राज्य में स्थानीय या प्रादेशिक सरकारें नहीं होती हैं, यदि होती भी हैं तो वे पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के अधीन होती हैं। प्रादेशिक सरकार का विधि निर्माण का अधिकार केंद्रीय विधान परिषद से ही प्राप्त होता है, तथा जब वह केंद्रीय सरकार चाहे तब स्थानीय सरकार के इस अधिकार को समाप्त कर सकती हैं। एकात्मक राज्य का उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन है। एकात्मक राज्य का अधिकार, एकात्मक राज्य उस राज्य को कहते हैं जिस देश में, संपूर्ण देश में, राज्य तो अलग अलग होते हैं लेकिन देश में शहर अलग अलग होते हैं, राज्य अलग अलग होते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके मंत्रियों को भी नियुक्त करा जाता है, उनकी देखभाल के लिए और भी मंत्री पद होते हैं, उनको भी राजनीतिक पद दिए जाते हैं। लेकिन वो जो है एकात्मक राज्य यानी चलेंगे, उनका जो मुखिया होता है, जो केंद्र का जो सरकार होती है, चलेंगे उसी के द्वारा। राज्य को अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती है, वो सिर्फ अगर कार्य करेगा तो वो केंद्र सरकार के अधीन ही कार्य करेगा। जिस प्रकार, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हम उसमें पढ़ते हैं कि भारत का संविधान एकात्मक है या संघात्मक। तो हम कहते हैं भारत का संविधान ना तो एकात्मक है पूर्ण रूप से और ना पूर्ण रूप से संघात्मक। यानी कि जब हमारे देश में आपातकालीन स्थिति होती है तब हमारा देश एक हो जाता है। सभी देश के मुख्यमंत्री यानी सभी देश के राज्य, वो संघ हों या राज्य हों, सब एक हो जाते हैं, वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अंडर से चलते हैं। जब हमारा देश सुरक्षित होता है, अपने अपने कार्य, प्रत्येक मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य का कार्यभार संभालेगा, उसमें फिर ना तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप करता है, ना ही कोई प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करता है, ना किसी कोई अन्य राज्य का मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करता है। सुरक्षित है तो अलग अलग हैं, संघात्मक हैं, और जब कोई विपत्ति है तो एकात्मक है, ठीक है। तो इस प्रकार जो ग्रेट ब्रिटेन है वहां पर इस प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है, वहां पर तो एकात्मक ही है। जो सरकार है, केंद्रीय जो सरकार है, वो ही सर्वोपरि है, वहां पर राज्य को कोई महत्व दिया ही नहीं गया है। वहां पर अगर कोई कार्य अगर होगा भी तो केंद्र की देखरेख में ही होगा। इसलिए एकात्मक राज्य का जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो ग्रेट ब्रिटेन है। वहां पर एक प्रकार की ही सत्ता है, केंद्रीय सत्ता, और वहां पर राज्य सत्ता नहीं होती है। अगर राज्य सत्ता कोई कार्य करना भी चाहती है तो पहले वो केंद्र से मंजूरी लेगी और उस परमिशन के बाद वो कार्य करेगा, और वो भी कार्य केंद्र की देखरेख में ही होगा। अब बात करते हैं संघात्मक राज्य की। संघात्मक राज्य, संघात्मक राज्य का निर्माण 2 प्रकार से होता है।
कभी कभी कुछ स्वतंत्र राज्य मिलकर एकीकरण द्वारा एक संघात्मक राज्य को जन्म देते हैं, परंतु अनेकों बार एकात्मक राज्य के विकेंद्रीयकरण या विघटन द्वारा भी इस संघात्मक राज्य का निर्माण होता है। यानी कि देखो यहाँ पर क्या बोला है कि कभी कभार तो ऐसा होता है कि राज्य संघात्मक है, एकात्मक है, लेकिन उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया, उनको संघात्मक बना दिया, तुम अपने अपने राज्य में कार्य करो। लेकिन अगर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है या कोई समस्या बाहरी या आंतरिक उत्पन्न होती है, तब वो एकीकरण ले लेते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल है भारत का, अगर आपातकालीन स्थिति है तो संपूर्ण राष्ट्र एक हो जाएगा, अगर सही है, सुरक्षित है, तो अपने राज्यों में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। परंतु अनेक बार ऐसा होता है कि कोई देश जो है उसमें आपस में इतना तगड़ा विद्रोह होता है, वो आपस में ही मतलब विच्छेद हो जाते हैं, विघटन हो जाता है, उनका अलग अलग हो जाते हैं कि भाई अब हमें तुम्हारी क्या ज़रूरत नहीं है, हमें अपना अलग राज्य चाहिए, अलग सरकार चाहिए, हम अपने तरीके से चलाएंगे। यानी संघात्मक राज्य दो तरीके से बनता है, या तो केंद्र की जो राज्य का जो मुखिया है, राष्ट्रपति है, उसके अनुसार कि भाई ये देश है, अपनी मर्जी से अपने राज्यों में कार्य करो, लेकिन जब विपत्ति आए तो आप एक हो जाना, ठीक है। एक होता है कि ये देश है, इनमें दरार पड़ गई, संधि विच्छेद हो गया, ये अपना अलग हो गए, ये अपना अलग हो गए, कि मैं कुछ भी करूं, आप कुछ भी करो, हमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन राज्य अलग अलग हैं, देश एक है, ठीक है। ये होता है विघटन। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, पर इसको देख लेते हैं। संघात्मक राज्यों में दोहरा शासन होता है। दोहरा शासन का मतलब क्या है? देखो, अगर संघात्मक है तो केंद्र सरकार अपना केंद्र में राज्य देखेगी और राज्य अपने राज्यों में सरकार देखी, तो यहाँ पर दोहरा शासन हो गया। दोहरा शासन का मतलब ये नहीं कि दो राष्ट्रपति, दो प्रधानमंत्री, ऐसे नहीं। केंद्र का केंद्र देखेगी और राज्य का राज्य सरकार देखेगी, दो सरकार है, ठीक है। अतः केंद्रीय सत्ता एवं राज्यों के बीच अधिकारों को स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया जाता है। इस शक्ति विभाजन का समावेश संविधान में किया जाता है ताकि केंद्र एवं घटक राज्य अपनी अपनी निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत ही कार्य करें और अपनी अधिकार शक्ति का उल्लंघन न करें। इस कारण से संघीय राज्यों में संविधान का सर्वोच्च माना गया है। इसी कारण से संघीय राज्यों में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। यानी कि जो है संविधान ये कहता है आप अपने राज्यों में स्वतंत्र रूप से कार्य करो, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब कोई आपातकालीन स्थिति होती है, जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, तब संपूर्ण देश एक हो जाएगा, ये शर्त है, तो उसको कहते हैं एकीकरण। वैसे अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो संघात्मक राज्य में दो प्रकार की सरकार होती है, केंद्र की और राज्य की, जैसा कि हमारा भारत है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आती है परिसंघ। 5th नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है परिसंघ। अब बात करते हैं परिसंघ। जब कोई संप्रभुता संपन्न राज्य पारस्परिक सहयोग या सुरक्षा के लिए किसी समझौते के अंतर्गत एक हो जाते हैं तो उसे परिसंघ कहा जाता है। इस बात को हम समझते हैं, जब कोई दो राष्ट्र यानी दो राज्य किसी समझौते के आधार पर एक हो जाते हैं, चाहे वो व्यापार को लेकर हों या किसी विद्रोह को लेकर हों या किसी आक्रमण को लेकर हों, यानी किसी भी रीजन से जब दो राष्ट्र एक हो जाते हैं और एक जगह कार्य करने लगते हैं तो उनको कहते हैं परिसंघ राज्य। लेकिन दोनों राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। अगर कोई दूसरा राज्य उस परिसंघता से अलग होना चाहता है तो वो पूर्ण रूप से अलग हो सकता है। उसका कोई दबाव नहीं होगा कि आपने मेरे से संधि करी है, आप मेरे परिसंघ हो, आप मेरे को छोड़कर नहीं जाओ। वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसका जब मन चाहे वो जब हट सकता है, और एक दूसरे का चाहें तो वो जब तक उनकी संधि हुई है तब तक सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। परिसंघ का मतलब दो राज्य मिलकर किसी कार्य को करें या दो राज्यों की शक्ति एक जगह हो जाए। अगर वो चाहते हैं तो वो बीच में एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, ये होता परिसंघ। और यहां पर थोड़ा सा ये पॉइंट रह गया था, देखो, ये राज्य किसी भी समय परिसंघ से पृथक होने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
इस एकीकरण से राज्य की प्रभुसत्ता क्षीण नहीं होती है। ये नहीं है कि भाई उसने दूसरे राज्य ने परिसंघ में से अलग होने के लिए सोच लिया है कि भाई वो तो अलग हो गया, अब हमारे राज्य की जो संप्रभुता शक्ति है वो तो क्षीण हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। गार्नर के अनुसार एक परिसंघ के अनेक प्रभुता संपन्न सरकारें होती हैं। परिसंघ के प्रत्येक राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व होता है तथा वह राज्य अन्य राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है। ये नहीं है कि आपने मेरे संग परिसंघ करा है, मेरे संग मित्रता करी है, या मेरे संग आप एकत्रित हुए हो, मेरे संग आप मिले हो, तो आप किसी अन्य राष्ट्र के संग आप जाकर नहीं मिल सकते हो। ऐसा नहीं है। जब वो चाहे अलग हो सकता है, जब वो चाहे किसी और से भी संधि कर सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जर्मनी 1815 से 1866 तक, अमेरिका 1778 में 1787 तक, नीदरलैंड 1580 से 1795 तक परिसंघ के रूप में अस्तित्व में थे। इसको आप छोड़ देना। आपको क्या करना है, बस जर्मनी एग्जाम्पल में लिखना है, जर्मनी ऐसे परिसंघ के एग्जाम्पल जर्मनी, अमेरिका, नीदरलैंड, ये परिसंघ के एग्जाम्पल यानी उदाहरण हैं। इस तरीके से हमें लिख देना है। साम्राज्यात्मक राज्य, ये है हमारी 6 साम्राज्यात्मक राज्य। इसको हम पढ़ते हैं, रीड करेंगे और एक्सप्लेन करते हैं। संघात्मक राज्य की तरह ही साम्राज्यात्मक राज्य भी अनेक राज्यों को मिलकर बनते हैं। साम्राज्यात्मक राज्य में संघटक राज्य निश्चित रूप से केंद्रीय सरकार के अधीन होते हैं तथा शासक राज्य संघटक राज्यों की प्रभुता पूरी तरह से स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जब कोई संधि करता है एक दूसरे से, मतलब कांटेक्ट में होते हैं, वो राज्य देश के अंदर राज्य भी हो सकते हैं, कोई अन्य देश भी हो सकते हैं। जैसे हमारा देश है, अगर हमारे देश के राज्य सभी क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो उनकी जो शक्ति कहाँ पर चली जाती है, केंद्र में चली जाती है, और केंद्र के बिना कहे वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सही है। इसी प्रकार अन्य कोई राष्ट्र अगर किसी राष्ट्र से संधि करता है और वो उससे बड़ा राष्ट्र है या उसकी संधि के अनुसार वो उससे कुछ बात कहना चाहता है, तो उसको माननी ही पड़ेगी। ठीक है। उस समय उन जिस राज्य से संधि हुई है और वो कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य हैं। ठीक है। एक बार और समझ लो, संघात्मक राज्य की तरह ही साम्राज्यात्मक राज्य भी अनेक राज्यों को मिलाकर बनते हैं। यानी एक राज्य से नहीं, कई राज्यों से भी मिलाकर बन सकते हैं। यानी साम्राज्यात्मक राज्य में संघटक राज्य निश्चित रूप से केंद्रीय साम्राज्य के अधीन होते हैं, यानी इस प्रकार के राज्य केंद्र के अधीन होते हैं। फिर तथा शासक राज्य संघटक राज्यों की प्रभुता पूरी तरह स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। ठीक है। यानी कि जो राज्य होते हैं वो पूरी तरह से प्रभुता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं यह वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैं आपके राज्य के प्रकार और राज्यों का आधुनिक वर्गीकरण दोनों ही आपको मैं करा चुका हूं। राज्य के प्रकार, राज्यों का आधुनिक वर्गीकरण। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने बड़े प्यार से वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगा, जिससे आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। आप एक बात और ध्यान रखना, ये जो रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस जो चैनल है, यूट्यूब का जो चैनल है, आपका जो चैनल है, ये आपको जब तक आप लॉ के फील्ड में हो आपके ऑल सेमेस्टर की तैयारी कराएगा, आपको इसी लॉ से रिलेटेड नॉलेज आपको देता रहेगा। ठीक है। आप हमसे जुड़े रहिएगा और दिमाग से टेंशन को हटा दीजिए कि हमारे एग्जाम कैसे होंगे, बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। आप परेशान ना होइएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।